नमस्कार दोस्तों। आइए बच्चों, हम आज लेकर आए हैं क्रेश कोर्स का 16वां लेक्चर, क्योंकि 15वां लेक्चर तक कंप्लीट था। और 15वां लेक्चर तक हम बच्चों सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं बच्चों, अभी तक सब्जेक्टिव के अंदर बच्चों वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन था बच्चों, जो कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था बच्चों, जो कि 90 से 95% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको कराया गया। सभी बच्चे सभी क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से याद कर लेंगे, समझते हुए उस बातों को सभी को याद रखेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या वो पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको जवाब दे सकते हैं बच्चे। आज के लेक्चर के अंदर भी बच्चों हम 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको सजेशन के अंदर दिया गया है उसको लेकर आए हैं। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठेंगे ताकि नोट भी करते चलेंगे बच्चे। आइए बात करते हैं बिना किसी देरी का, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें समझ के पढ़ना होगा, और क्वेश्चन को जब आप पढ़ लीजिएगा तो आसानी से आप आंसर भी दे सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है बच्चों। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। पशु प्रजनन क्या है? पशु प्रजनन क्या है? पशु प्रजनन की हमें क्यों आवश्यकता है? कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा प्राप्त पशु प्रजनन की विभिन्न नस्लों का वर्णन कीजिए। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, और पूछने का चांस सबसे अधिक है बच्चे। हम बात करते हैं क्या है बच्चे। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन की बात जब हम करते हैं तो पशु प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसमें पशुओं की विशिष्ट नस्लों या गुणों को प्राप्त करने के लिए उनकी प्रजनन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया पशुओं की गुणवत्ता में सुधार करने और उनकी उत्पादकता में या उत्पादकता बढ़ाने के लिए की जाती है बच्चों। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम ऐसा कदम उठाते हैं। अब बात करते हैं पशु प्रजनन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। क्यों हमें पशु प्रजनन की आवश्यकता हो जाती है? तो इनका कुछ निम्नलिखित कारण है। पहला है उत्पादकता में वृद्धि की बात करेंगे, दूसरा है गुणवत्ता में सुधार की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पशु प्रजनन के माध्यम से पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, जिससे दूध की प्राप्ति हो सके, मांस की प्राप्ति हो सके, अन्य पशु उत्पादकों की उपलब्धता बढ़ सकती है। इसलिए हम सबसे पहला बात किए, यानी उत्पादकता में वृद्धि की। दूसरा हम बात करते हैं गुणवत्ता में सुधार की बच्चों। पशु प्रजनन के माध्यम से पशुओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। ये दोनों काम हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों पशुओं के अंदर। अब बात करते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा प्राप्त पशु प्रजनन की विभिन्न नस्लों निम्नलिखित है। जब हम इस प्रकार की क्रिया करते हैं तो इससे जो प्राप्त नस्ल होता उस नस्ल की बात हम करने वाले हैं। पहला नस्ल की बात करेंगे, होल्स्टीन नस्ल की बात करेंगे। ये जो होल्स्टीन नस्ल है बच्चे, ये नस्ल की बात करेंगे, यह एक डेयरी नस्ल के रूप में जाने जाते हैं। यानी दूध, जहां बच्चों दूध की मात्रा, जहां दूध से रिलेटेड वर्क किया जाता, दूध से रिलेटेड सामग्री को बनाया जाता है, यह एक डेयरी नस्ल है जो अपने उच्च दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये दूध उत्पादन के रूप में जानने वाले नस्ल के रूप में जाने जाते हैं। जर्सी, जिसको जर्सी नस्ल के रूप में हम लोग जानते हैं, यह एक डेयरी नस्ल, ये भी एक प्रकार की डेयरी नस्ल ही है, जो अपने उच्च दूध उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता वाले दूध के लिए जानी जाती है। ये बात याद रखिएगा बच्चों। हम अभी आपको दो नस्ल की भी बात किए, उत्पादकता में वृद्धि की भी बात किए, गुणवत्ता में सुधार की भी बात किए, और पशु प्रजनन पर भी बात हम लोग किए कि पशु प्रजनन क्यों करना जरूरी है। तो आप याद रखिएगा, गुणवत्ता में सुधार और उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए बच्चों हम ऐसा कदम उठाते हैं। तो ये बात सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। जब आप सभी बच्चों ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फास्ट में सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है इस पर बात करने वाले हैं हम लोग। आइए, संक्रामक रोग से संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? संक्रामक रोग के फैलाने की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। जो संक्रामक रोग है, इससे पहले हम क्या समझते, पहले इस पे बात करेंगे।
और संक्रामक रोग के फैलने की विभिन्न विधियों का उल्लेख भी करेंगे बच्चों। तो संक्रामक रोग वे रोग है जो एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होते हैं। ये रोग जीवाणु के द्वारा हो, वायरस के द्वारा हो, फंगस के द्वारा हो, ये अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण हो, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, या संक्रामक रोग के उदाहरणों में बीटी हो, इन्फ्लुएंजा हो, मलेरिया हो और अन्य एचआईवी शामिल हो, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो। अब कहता है कि संक्रामक रोगों के फैलने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं जो उसके द्वारा फैलाई जाती है बच्चों, फैलता है। तो हम बात करेंगे संक्रामक रोगों के फैलने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित है, जिसमें हम दो विधि की बात करने वाले हैं। पहला है सीधा संपर्क के माध्यम से, दूसरा है वायु जनित संचरण के माध्यम से। सीधा संपर्क के माध्यम से ये कैसे फैलता है इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। संक्रामक रोग एक जीव से दूसरे जीव में सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए बीटी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी के द्वारा हो या छींक के माध्यम से फैल सकता है। तो याद रखिएगा, सीधा संपर्क की जब बात करें तो खांसी या छींक के माध्यम से हम इस रोग को एक जगह से दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। दूसरा है वायु जनित संचरण की बात करें, ये इसके माध्यम से कैसे फैलता है इस पर भी हमें बात करनी है। कुछ संक्रामक रोग वायु जनित संचारण के माध्यम से या संचार के माध्यम से फैलते हैं। उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस वायु जनित संचारण के माध्यम से फैलता है, यानी वायु के माध्यम से। मान लेते हैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जो रोग से ग्रसित है, और रोग से ग्रसित है और कोई व्यक्ति सामने में खड़ा है या दूर खड़ा है, तो उसके यहाँ से वायु जो निकला, इस वायु के माध्यम से जो इनका इन्फ्लुएंजा जो उसके हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से जब उस व्यक्ति तक पहुंचेगा तो उस व्यक्ति को भी ये रोग संक्रमित कर सकता है। तो याद रखिएगा, वायु जनित संचारण की बात यही हुआ बच्चों। सीधा संपर्क की बात कर लिए, संक्रामक रोग के फैलने की विधि की बात हम लोग कर लिए, और संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं इस पर भी हम लोग बात कर लिए बच्चों। तो ये भी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो याद रखिएगा बच्चों, जब आपसे पूछा जाएगा संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, तो ये बात याद रखिएगा बच्चों। फैलने की विधि की बात करें तो दो विधि आप लोगों को याद रख सकते हैं बच्चों, और बहुत सारी विधि होती है, मगर हम आपको दो विधि बढ़ाएं बच्चों, ये दोनों विधि को याद रखेंगे सभी बच्चे। अब हम बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कहता निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा जा रहा है। पहला है रेडियोधर्मी पदार्थ की बात करेंगे, दूसरा है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण की बात करेंगे। आपसे पूछा जाएगा, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता बच्चों, कई बार क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा गया। रेडियोधर्मी पदार्थ और ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, तो याद रखेंगे बच्चों ये क्या कारण होता है। विकिरण का नाम सुने होंगे बच्चों, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं, किस प्रकार से रेडियोधर्मी पदार्थ कार्य करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो रेडियोधर्मी विकिरण का उत्सर्जन करते हैं बच्चों। यानी रखिएगा, ऐसी पदार्थ मानी जाती है जो रेडियोधर्मी विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ये पदार्थ अपने नाभिकीय संरचना, याद रखेंगे बच्चों, अपने नाभिकीय संरचना में परिवर्तन के कारण रेडियोधर्मी विकिरण का उत्सर्जन करते हैं बच्चे। जो नाभिकीय संरचना है इसमें परिवर्तन करता है बच्चों, और यही परिवर्तन के कारण बच्चों याद रखिएगा रेडियोधर्मी विकिरण का उत्सर्जन करने का कार्य करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ के उदाहरणों में यूरेनियम की बात करेंगे, थोरियम की बात करेंगे, रेडियम शामिल है। रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, अनुसंधान हो। हालांकि रेडियोधर्मी पदार्थ के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर हानि पड़ सकता है, हानिकारक प्रभाव भी पड़ सकता है रेडियोधर्मी पदार्थ के संपर्क में आना। फिर भी बच्चों याद रखिएगा चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये आपको हम क्या बता दिए बच्चों, रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में चर्चा कर दिए। अब हमको बात करना है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण की बात करेंगे बच्चों। तो याद रखेंगे बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट की जब बात करेंगे तो ब्लास्टोसिस्ट एक प्रकार का जीवाणु होती है। ब्लास्टोसिस्ट एक प्रकार का क्या होती है बच्चों, जीवाणु है, जो मानव शरीर में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है बच्चों, मानव के शरीर के अंदर पाया जाता है। और याद रखेंगे बच्चों, यह जीवाणु मानव शरीर के विभिन्न अंगों में पाया जाता है, यानी मानव शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं वो विभिन्न अंगों में पाया जाता है। कौन बच्चों, जीवाणु। याद रखिएगा कौन जीवाणु, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण वाले जो जीवाणु है बच्चों, जैसे कि आंत के अंदर हो,
मुंह के अंदर हो, त्वचा के अंदर हो, ये ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण तब होता है जब यह जीवाणु मानव शरीर में प्रवेश करता है। जैसे ये जीवाणु मानव शरीर के अंदर प्रवेश करता है बच्चों, तो याद रखेंगे बच्चों, ये ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करना चालू कर देता है। ये बात याद रखिएगा। तो ब्लास्टोसिस्ट को ही हम एक प्रकार से जीवाणु मानते हैं और ये जीवाणु मानव के शरीर के विभिन्न अंगों में पाया जाता है बच्चों। तो आपसे पूछ दे ब्लास्टोसिस्ट क्या है, पूछ दे बच्चों रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे इस दोनों क्वेश्चन को, दोनों पॉइंट को आसानी से आप लिख सकते हैं। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आसानी से ले सकते हैं बच्चे। आइए बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नांकित का वर्णन करें। बच्चों 2 पॉइंट दिया गया, दोनों को वर्णन करना, दोनों को हमें समझाना है बच्चों। क्या है? जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद के बारे में आपको बात करना है। जीन चिकित्सा क्या होता है, इन दोनों पर हमें चर्चा करने की बात है बच्चों। दोनों के बारे में बताया गया, दोनों पर हम लोग को चर्चा करना। सबसे पहला चर्चा करेंगे बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद क्या होती है, इस पर हमें चर्चा करना है। जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद वे उत्पाद है जो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाए जाते हैं बच्चों। किसके माध्यम से? जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाए जाते हैं वे। याद रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी एक विज्ञान है जो जीवों के जीनोम को संशोधित करने, याद रखेंगे बच्चों, जीवों के जीनोम को संशोधित करने और उनके जैविक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के उदाहरण में शामिल माने जाते हैं। इसमें 2 चीज को शामिल किए। पहला, जीन संशोधित फसलें की बात करेंगे और दूसरा बच्चों जैविक दवाएं की बात करेंगे। जो जैविक दवा है इस पर बात करेंगे। दोनों पर हमें क्या करना बच्चों, एक एक करके चर्चा करना है बच्चे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे जीन संशोधित फसलें की बात करेंगे। जीन संशोधित जो फसल होती है बच्चों, इस पर बात करेंगे। जीन संशोधित फसलें की बात करेंगे। जीन संशोधित फसलें वे फसल है जिनके जीनोम में जैविक, याद रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों परिवर्तन किया जाता है। उसको हम लोग कुछ और न बल्कि जीन संशोधित फसलें के रूप में जानते हैं बच्चों। दूसरी बात करेंगे जैविक दवाई की बात करेंगे। जैविक दवाएं वे दवाएं हैं जो जैविक प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाई जाती है बच्चों। तो आप कहेंगे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चीज बनाई जाएगी बच्चों, वही बच्चों याद रखिएगा, वही जीन संशोधित फसलें कहलाएगा और वही बच्चों जैविक दवाएं के रूप में हम लोग जानते हैं बच्चों। तो आप सभी बच्चों को ये बात याद होनी चाहिए बच्चों कि क्या हम बात किए बच्चों, इस पर चर्चा आप लोगों को हम कर दिए कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद क्या है। दोनों पर हम एग्जाम्पल की भी बात कर लिए। अब हम बात करेंगे जीन चिकित्सा क्या होती है बच्चे। जीन चिकित्सा पर बात करनी है। जीन चिकित्सा एक चिकित्सा तकनीक है बच्चों। जो जीन चिकित्सा है वो एक तकनीक है बच्चे, जिनमें बच्चों जीनों को संशोधित किया जाता है ताकि विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जा सके बच्चों। इनके माध्यम से क्या किया जाता है बच्चों, जीनों को संशोधित किया जाता है। जीनों के अंदर बच्चों परिवर्तन किया जाता है, जीनों को संशोधित करके, याद रखेंगे बच्चों, ताकि विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जा सके। जीन चिकित्सा में जीनों को संशोधित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जीन एडिटिंग की बात करेंगे, जीन थेरेपी की बात करेंगे। जीन चिकित्सा के उदाहरण में शामिल मानी जाती है बच्चों। यानी जब विभिन्न प्रकार की दवाई को बनाने के लिए बच्चों, याद रखिएगा, जैसे में जीन एडिटिंग की बात की, हम जीन एडिटिंग के बारे में आपको पढ़ाए थे बच्चों कि जीन एडिटिंग क्या होती है। उसके बाद जीन थेरेपी के भी बारे में पढ़ाए थे बच्चों, जीन थेरेपी क्या होती है। तो इन चीजों को बनाने के लिए इन दोनों प्रकार से बच्चों ये दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता और इन दोनों विधियों से बच्चों याद रखिएगा जीन चिकित्सा के अंदर कार्य होता है और इन्हीं से विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों को बनाई जाती है बच्चों। ये बात याद रखिएगा। तो आपसे कोई पूछ दे बच्चों जीन चिकित्सा क्या है, तो कुछ बात आप उनके बारे में लिख सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद क्या है, उनके बारे में 2 लाइन आप लोग लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों, फास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे बच्चों, यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 नंबर का भी देखने को मिलेगा। मान लेते बच्चों आपको इस प्रकार से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया या पूछा जाए बच्चों, तो आसानी से बना सकते हैं। दूसरी बात बच्चे कि इसी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद क्या है, तो आसानी से आप लिख सकते हैं। पूछ दिया जाए जीन चिकित्सा क्या है, तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। और यही बात आपको 5 नंबर में भी पूछ दिया जाए तो इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं बच्चे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे फास्ट में ले लीजिए। आइए बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चे आपके स्क्रीन पर।
परजीवी पौधा क्या है? बीटी कपास पर एक टिप्पणी लिखिए। आपको यहाँ पूछा गया बच्चों कि परजीवी पौधा क्या? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपसे 2 नंबर में पूछ देगा सिर्फ। परजीवी पौधा क्या? ये भी बात पूछा जा सकता है आपसे। या इसमें दे दिया बीटी कपास पर टिप्पणी लिखने को भी कहा जाता है बच्चों। आइए बात करते हैं परजीवी पौधा क्या है। परजीवी पौधा एक प्रकार का पौधा है जो अपने जीवन के लिए दूसरे पौधे या जीवों पर निर्भर रहता है बच्चों, याद रखिएगा। यानी जो अपने जीवन के लिए दूसरे पौधे या जीवों पर निर्भर रहता है, यह पौधा अपने लिए आवश्यक पोषक तत्वों को दूसरे पौधों से प्राप्त करता है। जो अपने लिए पोषक तत्व की जो बात होती है, ये दूसरे पौधों से प्राप्त करने वाले परजीवी पौधा माना जाता है बच्चों, याद रखिएगा। और कभी कभी दूसरे पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये जो परजीवी पौधा है बच्चों, कभी कभी ये दूसरे पौधों को क्या कर सकता है? नुकसान भी पहुंचा सकता है बच्चों, यह बात याद रखिएगा। परजीवी पौधों के उदाहरण में शामिल जो है अमृता, जिसको डोडोर के रूप में जानते हैं, डोडर जिसको हम लोग कहते हैं, एक प्रकार का पौधा होता है बच्चों। ये परजीवी पौधा का एक एग्जाम्पल हम आपको बता दिए बच्चों, अमृता, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पूछा गया कि बीटी कपास पर टिप्पणी लिखने को कहा जा रहा है बच्चों। क्या कहा जा रहा है? बीटी कपास पर टिप्पणी लिखने को कहा जा रहा है, तो हम टिप्पणी पर भी बात कर लेते हैं। यानी बीटी कपास एक प्रकार की जीन संशोधित कपास है बच्चों। हम आपको जीन संशोधित वाली बात अभी इससे पहले क्वेश्चन में किए थे, जिसमें बेसिलस थुरेंजेंसिस यानी बीटी नामक जीवाणु के जीन को डाला गया। यह जीन कपास को कीटों से बचाने में मदद करता बच्चों। ये जो जीन है बच्चों, ये जीन को जब ये जीवाणु को इनके अंदर डाला गया बच्चों, तो इसको याद रखिएगा कीटों से बचाने का काम करता है इस बीटी कपास को बच्चों, याद रखिएगा। खासकर कपास के पत्तों और तनों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से बचाने का काम करता यही बच्चों, याद रखिएगा। ये जो संशोधित करके जीन के द्वारा बनाया गया बच्चों, याद रखिएगा। अब बात करें बीटी कपास के उपयोग से कपास की फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। जब हम इस प्रकार के कपास के बीटी कपास का उपयोग करते हैं, तो इनके जो उत्पादकता, फसल की उत्पादकता की बात करते हैं, इनमें वृद्धि हुई है और कीटनाशकों के उपयोग में कमी आई है। जो कीटनाशक जो फसल को नुकसान पहुंचाता था, जो फसल को हानि पहुंचाता था, जो भी कीट, तो वो कीट जो मारने वाला दवा होता था, उस दवा का भी कमी देखने को मिला। किसके कारण? कहेंगे जब हम कपास के अंदर जीन संशोधित करते हैं बच्चों। जीन के अंदर याद रखिएगा, जीन संशोधित करके यानी जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, तब जाके इस प्रकार की कमी को देखने को मिला। यानी कीटनाशक जो दवा हुआ करता था, वो छिड़काव करते थे, वो देते थे, उसमें कमी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ये जीन संशोधित करने से हमें कपास के अंदर जीव यानी बच्चों जीन प्रतिरोधी क्षमता बढ़ गया, कीटों से लड़ने का क्षमता बढ़ गया, जिसके कारण उस पौधा को नुकसान होने ने खास करके पत्ती और तनों को नुकसान से बचाने का काम करता बच्चों, याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा बीटी कपास के फायदे क्या है? फायदे, बीटी कपास याद रखिएगा, फायदे कीटों से बचाने का काम करता, उत्पादकता में वृद्धि करता है, कीटनाशकों के उपयोग में कमी देखने को मिला है, फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है बच्चों। तो इसलिए हम बीटी कपास का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया बीटी कपास क्या है, आपको समझ में आ गया कि परजीवी पौधा क्या है बच्चों। ये दोनों बातों को आप सभी बच्चे याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि परजीवी पौधा क्या है 2 नंबर में भी, या आपसे पूछ देगा बीटी कपास पर टिप्पणी लिखने के लिए 2 नंबर में भी, तो ये बात भी याद रखिएगा। पूछ देगा बीटी कपास से फायदा क्या होती है, ये भी बात याद रखिएगा। तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से याद कर लीजिए, ताकि आपको 2 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे, 3 नंबर, किसी भी नंबर में पूछे, आपको आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है फास्ट में ले सकते हैं बच्चे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा बच्चों, इस क्वेश्चन पर हम लोगों की बात करनी है। आइए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में बच्चों। क्या है बच्चों? बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में। बी में दिया गया बच्चों, बताइए, और बी में अनुवांशिक कूट की विशेषताओं को, गुण धर्मों के बारे में लिखे। ये 2 प्रकार के पॉइंट पूछा गया, इस दोनों पॉइंट को हम लोगों को चर्चा करनी है बच्चों। सबसे पहला चर्चा करना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, या इसके भूमिका पर हमें चर्चा करने की बात कहा जा रहा है बच्चों। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया या अन्य यौगिकों में परिवर्तित किया जाता बच्चों। यानी क्या किया जाता बच्चों? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया या अन्य यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया
सूक्ष्म जीवों द्वारा की जाती है बच्चों। ये जो प्रक्रिया किया जाता परिवर्तन की, ये किसके द्वारा की जाती है? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा की जाती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने जीवन के लिए बच्चों, अपने जीवन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। यानी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, याद रखेंगे, अपने जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो आपसे पूछे बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है? तो ये भूमिका को आप सभी बच्चों को याद रखना है। अब आपसे पूछा गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का निम्नलिखित भूमिका है। कौन कौन भूमिका है बच्चों, हम बात कर लेते हैं। पहला, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है, ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। तो आपको ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, और यही बैक्टीरिया क्या करता है? वायुमंडल नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देता है मेरे प्यारे बच्चे? तो कहेंगे अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, या अन्य यौगिकों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये बात याद रखेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे क्या कि अनुवांशिक, बी ऑप्शन की बात करते हैं। अनुवांशिक कूट की विशेषताओं का या गुण धर्मों के बारे में बताने को कहा जा रहा है, लिखने को कहा जा रहा है, टिप्पणी लिखने को कहा जा रहा है। तो इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है बच्चों। क्या है अनुवांशिक कूट? एक प्रक्रिया है जिसमें जीनों में संग्रहित अनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता। ध्यान से सुनेंगे, कहता अनुवांशिक कूट एक प्रक्रिया है जिसमें जीनों में संग्रहित अनुवांशिक जानकारी को, जितने भी उनके अंदर अनुवांशिक जानकारियां होती है, उसको प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता है। यानी किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? प्रोटीन के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। यानी ये जो किया जाता परिवर्तित, ये जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि यह जीवों को, याद रखें, जीवों को अपने जीवन के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने में मदद करती है। यानी ये जीवों को आवश्यक प्रोटीन उनके अंदर जो बनेगा, उनमें मदद करने का कार्य बच्चों यही करेगा। ये बात याद रखिएगा। अब आपसे पूछा गया कि अनुवांशिक कूट की विशेषता या गुणधर्मों की निम्नलिखित है, इसके अंदर भी तो निम्नलिखित होगा। सबसे पहला विशिष्टता की बात करता है कि अनुवांशिक कूट विशिष्ट होता है, जिसका अर्थ है कि यह केवल जीनों में संग्रहित अनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। यानी इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम है कि जीनों में जितने भी संग्रहित अनुवांशिक होती है, जितने भी होती है, उसको क्या करती है? उस जानकारी को प्रोटीन में परिवर्तित करने का काम कोई कर सकता है, तो उसका नाम है अनुवांशिक कूट की विशेषता या गुण धर्मों के बारे में। तो याद रखिएगा, यही क्या करता, कन्वर्ट करके ये अनुवांशिक की जो जीन के अंदर जो संग्रहित हो जितने भी जानकारियां होती है, वो सभी जानकारियां को प्रोटीन में परिवर्तित करने का कार्य करती है। तो ये दोनों बात आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका के बारे में बताने को कहा जाएगा, या अनुवांशिक कूट की विशेषताओं में गुणधर्मों के बारे में लिखने को कहा जाएगा, या आपको सिंगल 2 नंबर में पूछ देगा, फिर भी आप बता दीजिएगा। आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये तो इस 2 प्रकार से आपको पूछा जाएगा, दोनों पॉइंट देकर, तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन सभी बच्चों को जब समझ में आ गया हो तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पेन पर नोट कर लीजिएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा ही पूछा जाएगा, यहाँ से देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? लिंग सहलगन यानी वंशागति होगा, वंशागति को उदाहरण सहित समझाइए बच्चों। यानी आपसे पूछा जाएगा लिंग निर्धारण से आप क्या समझते? लिंग सहलगन वंशागति को उदाहरण सहित समझाने को कहा जा रहा है बच्चे। तो हम सबसे पहला जानेंगे लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। ये लिंग निर्धारण की बात हम लोग करते हैं बच्चों, इससे क्या समझते हैं, इस पर हमें बात करनी है बच्चों, इस पर हमें चर्चा करने की बात है बच्चों। कहता लिंग निर्धारण एक जैविक प्रक्रिया है बच्चों। याद रखेंगे, जो लिंग निर्धारण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव का लिंग निर्धारण किया जाता है बच्चों। जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर लिंग निर्धारण की बात किया जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा, जो प्रक्रिया लिंग निर्धारण की होती है वो याद रखिएगा, लिंग निर्धारण के बारे में यहाँ बताने को कहा जा रहा है बच्चों। यह प्रक्रिया जीनों और हार्मोन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। ये जो प्रक्रिया लिंग निर्धारण की होती है 2 विधियों से बच्चों ये किया जाता है। पहला जीनों और हार्मोन के द्वारा या हार्मोन के माध्यम से नियंत्रित करने को किया जाता है बच्चों। लिंग निर्धारण के दौरान जीव के शरीर में लिंग विशिष्ट अंगों का विकास होता है बच्चों। जैसे लिंग निर्धारण के दौरान जीव के शरीर में लिंग विशिष्ट अंगों का विकास होता है बच्चों, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। जैसे कि पुरुषों में बात करेंगे विरेचन का विकास होना,
महिलाओं में बच्चों अंडाशय का विकास होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही दोनों विकास की जब बात होती है तो याद रखिएगा लिंग निर्धारण की बात होती है बच्चों। याद रखिएगा जो जीनों और हार्मोन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जो जीन और हार्मोन होते हैं उसके माध्यम से बच्चों ये नियंत्रित किया जाता है, ये बात याद रखिएगा बच्चों। तो आपको पूछ दे बच्चों लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा आप लोग कर लेंगे। उसके बाद कहता है लिंग सहलगन, वहां पूछा गया लिंग सहलगन वंशागति एक प्रकार की वंशागति है बच्चों, या वंशागति है जिसमें एक जीन या जीनों का समूह लिंग क्रोमोसोम से जुड़ा होता है। यानी एक जीन या जीनों का समूह लिंग क्रोमोसोम से जुड़ा होता है। यह जीन या जीनों का समूह लिंग क्रोमोसोम के साथ वंशागति में भाग लेता है, ये बात याद रखिएगा। यही काम क्या करता है, वंशागति में भाग लेता है, जिससे लिंग विशिष्ट विशेषता प्रकट होती है। जो जीवों के अंदर लिंग प्रकट होने का कार्य बच्चों याद रखेंगे बच्चों, लिंग सहलगन वंशागति के द्वारा ही होती है, ये बात याद रखिएगा। उदाहरण के रूप में यदि हम देखेंगे बच्चों, तो एक उदाहरण के रूप में मानव में लिंग सहलगन वंशागति का एक उदाहरण है बच्चों। जो मानव के अंदर लिंग सहलगन की बात होती है तो सहलगन वंशागति का एक उदाहरण है कि रंग अंधापन, रंग याद रखिएगा अंधापन बच्चों, याद रखिएगा एक मिनट, रंग अंधापन एक जीनेटिक विकार है, जिसको जीनेटिक विकार के रूप में जानते हैं, जो पुरुषों में अधिक आम है बच्चों, याद रखिएगा। आज आपसे पूछा जाए उदाहरण के रूप में हम बात करें तो रंग अंधापन या रंग अंधापन एक जीनेटिक, जिसको जेनेटिक हम लोग कहते हैं बच्चों, विकार है जो पुरुषों में अधिक आम है बच्चों, ये पुरुषों में अधिक रूप से देखा जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा ये उदाहरण के रूप में हम लोग इन बातों को जाने बच्चों, मगर आपको याद रखना है बच्चों मानव के अंदर लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, ये बात हम लोग कर लिए। या लिंग निर्धारण की बात जब और किए बच्चों तो क्रोमोसोम वाले हिस्सा किस प्रकार से जुड़ा रहता है, किस प्रकार से ये भाग लेता बच्चों, तो इस पर भी हम लोग बात कर लिए बच्चों। तो ये बात आप सभी बच्चों को याद होनी चाहिए कि लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। लिंग सहलगन वंशागति को उदाहरण सहित समझाएं बच्चों, ये आसानी से आप लोग समझ जाइएगा बच्चों। हम आपको जेनेटिक विकार के बारे में पढ़ाएं बच्चों। जेनेटिक विकार आप सबको मालूम होगा, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन पर हम लोग चर्चा बहुत ज्यादा किए हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो ये रहा बच्चों आप लोगों का 5वां क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड के अंदर बच्चों। और याद रखिएगा हम ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। ये 90 से 95% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, यानी पूछा ही जाएगा बच्चों, ये बात याद रखिएगा सभी बच्चे। अब हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मृदीय जलीय तालाब की एक आहार दर्शाइए बच्चों। यानी जो तालाब के अंदर कुछ जीव होते हैं उस जीव का कुछ आहार की बात किया जाए तो इस प्रकार के डायग्राम पूछा जाता है। तो ये सभी बच्चे इस डायग्राम को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के अंदर ये दिया गया है। ये क्वेश्चन रहा बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग इस प्रकार से डायग्राम को बना सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस पर हम लोगों की बात करनी है बच्चों। आपसे पूछा जाएगा उत्परिवर्तन से क्या समझते हैं। आपको सिंपल भाषा में बच्चों हम आप लोगों को ऑफलाइन में पढ़ाए होंगे बच्चों, उत्परिवर्तन क्या है। उसके बाद पूछा गया मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है ये उत्परिवर्तन, और इसके महत्व को बताइए बच्चों, यानी इसके महत्व को भी बताने को कहा जा रहा है बच्चों। तो सबसे पहला हम बात करेंगे उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, इनके महत्व को बताने का प्रयास करेंगे बच्चों। आइए बात करते क्या है ये बच्चों। उत्परिवर्तन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव के जीनोम में परिवर्तन होता है। अचानक से परिवर्तन होता जो बच्चों, जो जीन और डीएनए के अंदर अचानक से परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं, इसे भी बोल सकते हैं। यानी परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन जीन के अनुक्रम में होता है, हो सकता है, जिससे जीन का कार्य प्रभावित हो सकता है। उत्परिवर्तन एक जीव की वंशागत यानी वंशागति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह जीवों को अपने पर्यावरण के अनुकूल करने में मदद करता है बच्चों, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कोई भी जीव है उसको वातावरण के अकॉर्डिंग करना हो या अपने वातावरण में करना हो तो उसके अंदर उत्परिवर्तन की बात किया जाएगा, यानी जीनों के अंदर बदलाव की बात किया जाएगा बच्चों।
ये बात याद रखिएगा। तो आपसे पूछ दे उत्परिवर्तन क्या है, तो ये बात याद रखिएगा कि उत्परिवर्तन क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करेंगे बच्चों उत्परिवर्तन के प्रकार, क्योंकि यहाँ उत्परिवर्तन की प्रकार की भी बात किया गया है। तो उत्परिवर्तन के मुख्य हम 2 प्रकार की बात करेंगे। आप सबको मालूम होगा 3 प्रकार है बच्चों, हम यहाँ 2 प्रकार की बात करेंगे। पहला जीन उत्परिवर्तन की बात करेंगे, क्रोमोसोम उत्परिवर्तन की बात करेंगे। जीन उत्परिवर्तन क्या आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में, जीन उत्परिवर्तन क्या किसे कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन क्या है पूछेगा। क्रोमोसोम उत्परिवर्तन क्या है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखेंगे बच्चों कि जीन उत्परिवर्तन में एक जीन के अनुक्रम में परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन जीन के कार्य को प्रभावित करता है, उसे ही हम लोग जीन उत्परिवर्तन के रूप में जानेंगे। दूसरी बात बच्चे, क्रोमोसोम उत्परिवर्तन क्या है कि क्रोमोसोम उत्परिवर्तन में एक क्रोमोसोम के संरचना में परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन जीन के कार्य को प्रभावित करता है, उसे ही हम लोग क्रोमोसोम उत्परिवर्तन के रूप में हम लोग जानते हैं। अब पूछा गया है कि उत्परिवर्तन की महत्व या महत्ता की बात किया जाए, निम्नलिखित है बच्चों, क्या महत्व है बच्चों, इस पर हम लोग को चर्चा करना। पहला विकास की बात करेंगे और दूसरा विविधता की बात करेंगे। विविधता का मतलब अलग अलग, विकास का मतलब वृद्धि विकास की बात हो रही है। उत्परिवर्तन एक जीव को अपने पर्यावरण में अनुकूल करने में मदद करता है। याद रखेंगे जो विकास होता है, उत्परिवर्तन एक जीव को अपने पर्यावरण में अनुकूलन करने में विकास यानी मदद करने का, जिससे जीव का विकास हो सके, जिससे क्या हो सके बच्चों, जीव का विकास हो सके, ये संतुलन बनाने का काम याद रखिएगा उत्परिवर्तन करती है। दूसरा विविधता, उत्परिवर्तन एक जीव में विविधता पैदा करता है, जिससे जीव की प्रजाति में विविधता बढ़ती है बच्चों। याद रखिएगा 2 बात करने का कार्य करता, एक तो बच्चों विकास करने की बात होती है, एक विविधता। ये करने का काम कौन कर सकता कहेगा, उत्परिवर्तन के कारण होगा, ताकि जीव सबसे पहला अनुकूलन करने में मदद कर सके, ताकि जीव का विकास हो सके। और याद रखिएगा प्रजाति में विविधता बढ़ाने का काम भी उत्परिवर्तन के द्वारा होती है बच्चों, ये भी बात याद रखेंगे बच्चों। तो आप सबसे पूछा जाएगा उत्परिवर्तन से क्या समझते हैं, उत्परिवर्तन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, इसकी महत्व को बताइए। तो ये आसानी से आप लोग सभी बच्चे बता सकें, आसानी से आप सभी बच्चे जवाब दे देंगे बच्चों, याद रखिएगा। तो आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से 2 नंबर और 5 नंबर दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे। तो ये रहा बच्चों इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन की बात हम लोग किए। इस क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो आप सभी बच्चे, आशा करते हैं आप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। जो भी बच्चे नोट नहीं किए होंगे स्क्रीनशॉट लिए, वो सभी बच्चे नोट कर लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे बच्चों। आपका आज क्रैश कोर्स का 16वां लेक्चर हुआ है बच्चों। अब हम बात करेंगे कल से बच्चों 17वां लेक्चर की बात करेंगे। और 17वां लेक्चर और 18वां लेक्चर के अंतर्गत मेरा प्रयास रहेगा बच्चों कि 100% सब्जेक्टिव को खत्म कर दिया जाए बच्चों। 1 से 2 लेक्चर के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप इतना तैयारी मेरा कर लीजिए बच्चों, ये मेरा क्रैश कोर्स का बच्चों। तो याद रखिएगा, यकीन मानिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है बच्चों, मगर ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ने की जरूरत है बच्चों। ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ेंगे, तब समय देंगे पढ़ने पर, तब तो हो पाएगा। समय नहीं देंगे बच्चों तो दिक्कत ही होगा। तो याद रखिएगा समय बहुत बलवान होती है बच्चों, जितना आप समय दीजिएगा उतना अधिक से अधिक बच्चों आपको याद होगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। मगर समय नहीं दीजिएगा बच्चों तो आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। तो इस पे सर का कोई दोष नहीं होनी चाहिए बच्चों, इसलिए आप लोग मेहनत करिए, मेरा काम है कराने का। जितना ही भी चीज़ करा रहे बच्चों अभी तक, आप उतना चीज़ को करते चलिए। और जो भी बच्चे सजेशन नहीं लिए बच्चों, हम ग्रुप में भी सजेशन, जो भी बच्चे दूर हैं, जो भी बच्चे ऑनलाइन के बच्चे हैं, उसको भी हम सजेशन भेजने का काम करेंगे बच्चों। आपके ग्रुप में डाल देंगे आंसर, पहले हम क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, फिर आंसर भी हम आप लोगों को दे देंगे बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये 5 नंबर का आंसर तो यही इसी प्रकार के सजेशन के अंदर क्वेश्चन दिया गया बच्चों, तो सभी बच्चे कर लेंगे। तो फिर बच्चों आप लोगों के साथ कल के लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों।